बात तो हो रही थी, हम लोगों ने जिस तरीके से बात किया बैलेट पेपर को लेकर के, यानी कि मतदान से लेकर के मतगणना तक की वो तमाम बातें की कि क्या कुछ छूट गया या क्या कुछ होना चाहिए था। तो देखिए लगातार इस पर चर्चा हो रही किस तरीके से चुनाव हुए और अब चुनावी परिणाम लगभग साफ हो चुके हैं। धनबाद के बचे हुए रुझान हालांकि धनबाद के सामने आ रहे हैं। संजीव सिंह लगातार आगे चल रहे हैं और लगातार पहले नंबर पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं और इसको लेकर के कई तरह के चर्चे हैं, कई तरह के सवालात हैं और अपने अपने सभी के आकलन है कि क्या वजह रही कि टिकट नहीं मिला, क्या वजह रही कि ये लोग आगे पीछे चल रहे हैं। संजीव सिंह जो कि निर्दलीय उतरे, लेकिन इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इनका जो घराना है वो काफी चर्चित और दिग्गज घराने से ही आते हैं और इनकी अपनी पकड़, अपना पहचान है। इन्हें पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, पार्टी का छाप इन पर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ये एक नंबर पर लगातार बने हुए हैं जब से रुझान सामने आ रहे हैं और अभी भी भारी मतों के साथ ही आगे चल रहे हैं। वहीं पर चंद्रशेखर अग्रवाल जिन्हें जो बीजेपी में थे, पाला बदला, जेएमएम ने समर्थन दिया, तो जेएमएम के समर्थन मिलने के बाद ये मैदान में उतरे और दूसरे नंबर पर चल रहे हैं अपनी व्यक्तिगत शख्सियत के आधार पर, अपने काम, अपने पिछले कार्यकाल के आधार पर, और ये भी अच्छे खासे मतों के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी या फिर जेएलकेएम समर्थित प्रत्याशी, ये तीनों भी मैदान में लगातार एक साथ बने हुए हैं और आगे पीछे जो है चल रहे हैं। 5वें नंबर पर जेएलकेएम है और उससे पहले कांग्रेस और उससे आगे अगर चले तो बीजेपी और बीजेपी से आगे जेएमएम और सबसे आगे निर्दलीय यानी कि संजीव सिंह चल रहे हैं। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं विजय जी? मैं वही कह रहा था, जो ड्रॉबैक है उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जिस ढंग से पर्चियों के रिजेक्शन का रेशियो है, मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था कि धनबाद में ही 15,000 से अधिक पर्चियां रिजेक्ट हुई हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए अकाउंटेबल कौन है, इसके ऊपर भी डिबेट होना चाहिए और अकाउंटेबल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको एक बात मैं और बता देता हूं कि कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने रांची के डीसी को शो कॉज किया, लेकिन जो अव्यवस्था फैली है पूरे राज्य भर के अंदर, जो 48 नगर निकाय में और भारी संख्या में जो मतपत्र जो रिजेक्ट हुए हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और चूंकि हम मीडिया हैं तो हम तमाम पहलुओं को उठाएंगे, तमाम बातों को, तमाम मुद्दों को और तमाम तस्वीरों को बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से मतदान से लेकर के मतगणना हुई। चुनाव हालांकि शांतिपूर्ण रहा, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है चुनाव आयोग की, जिला प्रशासन की, जहां पर चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, मतगणना शांतिपूर्ण रही और धनबाद में भी शांतिपूर्ण आज तक चल ही रही है। लेकिन जहां कहीं कहीं से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, मतदाताओं को कुछ चीजें समझने में थोड़ी परेशानियां हुई, कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह कर वोट रिजेक्ट हुए और धनबाद में बड़ी अगर देखा जाए तो बड़ा आंकड़ा है वोट रिजेक्ट होने का, जो कि सवाल तो है, इस पर चर्चा का विषय तो है कि इतने वोट अगर किसी को मिलते तो वो प्रत्याशी, क्योंकि एक वोट से हार और जीत का फैसला होता है, प्रत्याशी आगे पीछे होते हैं, प्रत्याशी हार जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये सवाल भी है और चर्चा का विषय भी है। तो कुछ लगातार इसी तरीके से मतगणना चल रही है और लगातार तस्वीरें सामने आने लगे हैं। फिर से हम यही बताना चाहेंगे कि चुनाव गैर दलीय अनाउंस किया गया था। जब ये चुनाव की घोषणा हुई तो ये घोषणा की गई कि ये चुनाव गैर दलीय रहेगा, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक दल आगे आए और सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों को समर्थन दिया। समर्थन के नाम पर वो राजनीतिक दल उतरे और उन्होंने जिन कैंडिडेट्स को उतारे तो ये कहा गया कि वो बीजेपी समर्थित, कांग्रेस समर्थित, जेएलकेएम समर्थित या फिर जेएमएम समर्थित प्रत्याशी है और फिर इस हिसाब से सभी ने चुनाव लड़े। तो गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद इस पर दलों का रंग चढ़ा, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं इसमें दलों के रंग नहीं, क्योंकि कई कई जगह पर ऐसे नतीजे सामने आए जिसने सभी को चौंका दिए। बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए और निर्दलीय आगे चले गए। तो इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प रहा और लगातार इसी पर चर्चा हो रही है। खासकर अगर मुद्दों को लेकर के बात की जाए तो कल से लेकर के आज तक हम लगातार मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव डिले हुआ है, चुनाव देरी से हुआ है, चुनाव कराने के लिए मामला कोर्ट तक पहुंचा और इसमें एक मुख्य रूप से अगर नाम आए तो रांची की मेयर, जिन्हें जनता ने इस बार कुर्सी सौंपी है मेयर की, रोशनी खलको, उनका नाम मुख्य रूप से आ रहा है और यही वजह उनकी जीत की भी मानी जा रही है कि उनकी ही पिटीशन पर जब सुनवाई हुई और चुनाव राज्य सरकार पर यह दबाव पड़ा और फिर चुनाव हुए तो सभी के
जहां जनता से लेकर के प्रत्याशियों में उत्साह दिखी। अब जनता इसलिए उत्साहित है कि उनके शहर का विकास होगा, शहर के विकास की जो तस्वीर है वो अब बदलेगी, शहर की तस्वीर बदलेगी। तो ये पूरी तरीके से आज और कल का जो दिन है वो काफी खास रहा। कल की अगर बात की जाए तो हर जगह लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी, नतीजे सामने आ चुके, लेकिन कुछ जगह जिसमें मुख्य रूप से एक नाम धनबाद का है, यहाँ की लड़ाई भी दिलचस्प है। काफी संख्या में यहाँ पर मेयर प्रत्याशी उतरे, लेकिन टक्कर 3-4 में ही मानी जा रही थी और आज भी वो टक्कर बरकरार है। इसी तरीके से ये लोग आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन बात जिस तरीके से मुद्दे की हो रही है तो यहाँ पर हर मुद्दा हावी दिखा है, हर एक चीज यहाँ पर हावी दिखी है। और यहाँ इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प इसलिए रहा है, मुद्दे सभी के अपने थे, प्रत्याशियों के रंग और दलों के रंग अपने थे, अपनी व्यक्तित्व, अपनी शाख थी, अपनी पहचान थी। वहीं पर इतने दिनों से जो चुनाव नहीं हुए तो जनता के अपने मसले थे, प्रत्याशियों की अपनी रणनीति और जनता की अपनी फहरिस्त, ये तमाम चीजों को लेकर के जो चुनाव हुए और उसके बाद चुनावी परिणाम लगभग साफ हो चुके हैं। प्रत्याशी जो कि पार्षद और मेयर बन चुके हैं उनके नाम साफ हो चुके हैं। अब प्रत्याशी नहीं रहे, अब वो पार्षद और मेयर बन गए हैं, वो नाम सामने आ चुके हैं और लगातार हम वो नाम आपको बता रहे हैं। लेकिन निगाहें धनबाद पर सभी की टिकी हुए हैं और लगातार हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। और विजय जी से फिर से इसी पर सवाल लेना चाहेंगे, धनबाद की तरफ एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। विजय जी देखिए, धनबाद की बात हम लगातार कर रहे हैं। एक तो धनबाद का चर्चित घराना है, दूसरे जो प्रत्याशी है उनका अपना एक कार्यकाल है, यानी कि पूर्व की अगर बात की जाए तो टक्कर इन दोनों में हम कह सकते हैं कि जो बाकी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, मुकाबले में बने हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो टक्कर होते हैं, कांटे की टक्कर कहें तो इन दोनों के बीच चल रही है। और कहीं ना कहीं पार्टी की गलती जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसका खामियाजा भी पार्टी को खुद भी भुगतना पड़ रहा है, प्रत्याशी को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर एकजुटता होती बीजेपी के अंदर, अगर एकता होती और वो उनके अंदर जो बोलबाला चलता है कि हम मतलब हमने हाथ रखा, जीत हो गई, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर वो चीज नहीं होती तो आज शायद उनके जो समर्थित प्रत्याशी होते वो आगे होते। निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि नेताओं ने वहां पर मनमानी की है, उसका नतीजा धनबाद में देखने को मिल रहा है। और आप ठीक कह रही हैं कि जो संजीव सिंह और जो चंद्रशेखर अग्रवाल है उनके बीच में जो ये गैप है, ये गैप थोड़ा कम होता, क्लोज फाइट होता, चंद्रशेखर अग्रवाल भी मजबूती से चुनाव लड़ते। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे रॉन्ग इनपुट के कारण और गुटबाजी के कारण जो गलत निर्णय किया वो सबके सामने। बट एक बात आपको मानना पड़ेगा, राजनीति के अंदर एक थ्योरी है इंटर पॉलिटिक्स और इंट्रा पॉलिटिक्स को लेकर के, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं कि जब कभी भी हम लोग इंटर पॉलिटिक्स करते हैं तो दूसरे दलों के साथ लड़ते हैं, लेकिन जब इंट्रा पॉलिटिक्स होता है तो संगठन के भीतर जो गुटबाजी होती है तो वो उसकी लड़ाई होती है और उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो चंद्रशेखर अग्रवाल जी को जो नुकसान हुआ है वो इंट्रा पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है, उनके पार्टी के अंदर जो गुटबाजी हुई, गुटों के बीच जो खींचतान हुए, उनके कारण उनको नुकसान हुआ, पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया। लेकिन पार्टी ने जिस ढंग से संजीव अग्रवाल को आगे किया वो दाव भी उल्टा पड़ा। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो रहा होगा। अच्छा देखिए विजय जी, नो डाउट संजीव सिंह जो है एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, उनका घराना दिग्गज राजनीतिक घरानों में शुमार होता है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, या तो जनता हो या फिर अन्य राजनीतिक दल हो। अब अगर संजीव सिंह जिस आंकड़े के साथ आगे चल रहे हैं वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा है नहीं, जीत के काफी करीब नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो उनका जो अपना अनुभव है, उनके घराने का जो अनुभव है, अगर उन अनुभव के हिसाब से अगर धनबाद में काम हुआ तो किस हिसाब से धनबाद की तस्वीर को आप बदलते हुए देख रहे हैं? मेरा विचार है कि जो पुराना जो एक विचार जो डिमांड रहा है बैंक मोड़ के बगल से एक मटकुरिया के आसपास का फ्लाईओवर का, तो वो उस पर उनको काम करना चाहिए, क्योंकि बैंक मोड़ का जो इलाका है वो अक्सर जाम रहता है, उनके भी प्रायोरिटी में होगा, वो जीत करके जब आएंगे तब। और हमको लग रहा है कि धनबाद के अंदर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, पेयजल को लेकर के वहां पर काम करने की जरूरत है, बिजली की जो समस्या है वो ठीक ठाक है, बट वहां पे जो बड़े जो प्रतिष्ठान है, जो छोटे उद्योग जो वहां पे लगे हुए हैं शहर में, उनको बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, पावर कट हो रहा है, वहां पर लोड शेडिंग एक बड़ी समस्या है। तो इन सब चीजों पर उनको काम करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन धनबाद के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पर एक जरूरत है, खास करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी,
मैं वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि धनबाद में एक बाईपास आपको पता है कि इधर कतरास होकर के मेमको मोड़ होकर के बोकारो को कनेक्ट किया गया है और वो आगे बाईपास गोविंदपुर होकर के आगे कलकत्ता तक चली गई है। लेकिन शहर के अंदर जाम की स्थिति है। जो भारी गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको राहत मिला है। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, बोलिए विजय जी। शहर के अंदर जो बड़ी गाड़ियां जो एंटर करती हैं वो आज भी परेशानी में है, लेकिन जिनको धनबाद एंटर नहीं करना है, जो बोकारो से दूसरे जगहों से जिनको सीधे गोविंदपुर होके जाना है कलकत्ता तक, तो उनके लिए रास्ता निकल गया है। लेकिन शहर के भीतर जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करना, उसको रिडिफाइन करना एक बड़ी चुनौती होगी धनबाद के नए मेयर के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर धनबाद में है, नागरिक सुविधाएं जो धनबाद में है, उनको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत होगी। ये तो आने वाला समय बताएगा कि संजीव सिंह और उनकी टीम कैसे इनको टैकल करेगी, लेकिन चुनौतियां हैं धनबाद नगर निगम के नए मेयर के सामने।